डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने प्रीवियस 2 डेज़ पहले आपने देखा होगा कि आपकी 3 हेडिंग कंटेन हो चुकी थी, कांस्टेंट्स, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 3 हेडिंग कंटेन हो चुकी थी और जो नेक्स्ट हेडिंग है वह नेक्स्ट हेडिंग है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें और इसकी हिंदी की बात की जाए तो टर्म्स मीन्स होता है पद, ठीक है। टर्म्स मीन्स होता है पद, ऑफ मीन्स का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितीय व्यंजक। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स बीजगणितीय व्यंजक के पद। इसकी हिंदी हम लोग लिख लेंगे बीजगणितीय व्यंजक के पद। बीजगणितीय व्यंजक के पद। तो बीजगणितीय व्यंजक के पद या टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाएगा, अभी बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हमने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दो बातों से अवगत करा दिया है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल। कांस्टेंट्स में अगर हम बात करें तो आपको न्यूमेरिकल नंबर्स भी बतलाए थे, और वेरिएबल्स की बात की जाए तो ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल नंबर बताए थे। न्यूमेरिकल नंबर में हम अगर जाएं तो 1 2 3 4 5 6 से लेके कुछ भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में जाएं तो ए बी सी से लेके XYZ तक, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म्स ले लिया, ओके। अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को, ठीक है, कौन कौन टर्म्स, एक कांस्टेंट्स है और एक क्या है, वेरिएबल। यह क्या है, वेरिएबल, यह क्या है, कांस्टेंट। तो पहले क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, पहले लिखा जाता है कांस्टेंट, ओके। और मैथमेटिकल साइन के साथ कांस्टेंट या तो आप पॉजिटिव लगा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड्स, या तो सब्सट्रैक्शन। उसके बाद वेरिएबल। जैसे सपोज कांस्टेंट के स्थान पे मैंने 4 ले लिया, वेरिएबल के स्थान पे x ले लिया, तो क्या हो गया 4x। यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक में क्या हो सकता है, बीजगणितीय व्यंजक में आपके कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल कितना है, x है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो बीजगणितीय व्यंजक होता है, बीजगणितीय व्यंजक में कांस्टेंट भी इंक्लूड होते हैं, वेरिएबल भी इंक्लूड होता है। अगर हम केवल कहते हैं y क्या है, y एक वेरिएबल है, लेकिन अगर कोई पूछे कांस्टेंट तो कांस्टेंट कितना है, 1। कांस्टेंट कितना है, 1। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के बाद हमको क्या पढ़ना है, टर्म्स। टर्म्स मीन्स होता है पद, ठीक है। अगर एक पद, जैसे यहाँ पे देखें कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म्स हैं, एक टर्म्स है। 4x जो है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट इंक्लूडेड है, 1 टर्म्स। अगर कोई दूसरा पद इंक्लूड होता प्लस माइनस के साथ तो 2 पद, 3 पद रहेगा तो 3 पद, ठीक है। यह बातें हमको आगे पढ़नी है और यहाँ पढ़ना है, यहाँ मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है, मोनो, बायो, ट्राई और पॉली। तो उस वे में देखें हम कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे क्या हम कहेंगे, तो हम कहेंगे ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, हिंदी सुनिएगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल जो हैं सेपरेट हों या जुड़े हुए हों प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, ठीक है। या हम कह दें कांस्टेंट वेरिएबल को ना कहकर, कांस्टेंट वेरिएबल को अगर एक साथ ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट 4 वेरिएबल x या कांस्टेंट वेरिएबल को ले रहे हैं तो क्या करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो मैथमेटिकल साइन प्लस और माइनस के साथ इंक्लूडेड हो, जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। उसे क्या कहेंगे, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें
मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले लिया 3, ओके। और इसको हम यहाँ पे एक टर्म्स लिए हैं 4x। सपोज अगर इसको हम, हमारे पास 4 साइन है, पर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है ना। अगर प्लस के वे में इसको हम देखें तो 3 प्लस का 4x, माइनस के वे में देखें तो 3 माइनस का 4x। यहाँ पहले कितना टर्म्स था, यहाँ पे 4x एक टर्म्स थे, कांस्टेंट 3 था, दोनों को ऐड किया तो 3 प्लस 4x, 3 माइनस का 4x, सही है। बट मल्टीप्लाइन का साइन के साथ अगर करें तो 3 मल्टीप्लाई 4x, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे x, और डिवाइड को देखें साथ में तो 3 डिवाइड 4x, तो 3 बाई का 4x, 3 बाई का 4x। तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल एक ही टर्म्स मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक ही टर्म्स मिल रहा है बाई के फॉर्म्स में। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस के साइन के साथ कर रहे हैं, माइनस के साइन के साथ कर रहे हैं तो 2 टर्म्स, पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स, पहला टर्म दूसरा टर्म्स। लेकिन दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, केवल एक ही टर्म। दोनों टर्म का आपस में डिवाइड हो रहा है तो क्या मिल रहा है, एक ही टर्म्स। तो प्लस के साथ माइनस के साथ अगर हम इसका बिहेव कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को किसी दूसरे टर्म के साथ, तो आपका क्या मिल रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उस वे में हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ उसको जोड़ा जा सके या घटाया जा सके, उसे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो हेडिंग में लिखिएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज कनेक्टेड बाई पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन आर टर्म्स that called terms of algebraic expression, terms of algebraic expression। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक विच इज़ कनेक्टेड बाई, जो जुड़ा होता है प्लस एंड माइनस साइन के साथ, ठीक है, प्लस एंड माइनस साइन के साथ क्या हो, इंक्लूडेड हो ऑल टर्म्स, सभी पद, कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक का पद कहलाता है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, हो गया। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे सपोज हमने ले लिया 2x एंड y, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन करना है हमको ना ऐड के साथ अगर इसका एक्सप्रेशन करें तो हो जाएगा 2x प्लस का y। अगर हमको निगेटिव के साथ इसका एक्सप्रेशन करना हो, निगेटिव के साथ, तो हो जाएगा 2x माइनस का y, ओके। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 2x अपान का 2x y हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई के साथ अगर हम करें, मल्टीप्लाई में, तो 2x यहाँ पे है, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, कोई मीन नहीं निकलेगा ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 टर्म से एक ही टर्म में बदल गया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टर्म से 2 टर्म में बदल गया, यहाँ पे अलग अलग टर्म से 2 टर्म में बदल गया। लेकिन यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई y में करें 2xy, देखें 2 टर्म्स था, यहाँ पे 1 टर्म हो गया। तो बड़े से छोटा हो जा रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो एडिशंस और निगेटिव इंटीजर पे ही, निगेटिव और पॉजिटिव साइन पे ही क्या हो रही है, वेरी कर रही है, ओके। तो डिफिनीसन लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फैक्टर एंड कोफिशिएंट, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। और फैक्टर को देखेंगे हम, पहले हमारी हेडिंग है फैक्टर और कोफिशिएंट। तो आइए फैक्टर को देखा जाए, सभी हेडिंग को समझिएगा। फैक्टर्स गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर गुणनखंड। अभी तक आपने एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है,
और HCF को ही आप GCD कहते हैं। HCF को क्या कहते हैं? GCD कहते हैं, ठीक है। HCF को आप GCD कहते थे। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ना। तो फैक्टर गुणनखंड LCM HCF GCD में आप नंबरों का गुणनखंड करते थे। जैसे छोटी से छोटी डिजिट या बड़ी से बड़ी डिजिट अगर हम दे दें तो इसका फैक्टर कैसे करते थे? 2 2 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 20 का 4। यह नंबर का फैक्टर हुआ। नंबर का अगर हम 100 दे दें तो 100 का 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 25 जा 100। यह किसका फैक्टर है? 100 का। लेकिन जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन करना हो गया, जैसे मैंने कह दिया 4x3, तो इसका कैसे फैक्टर करेंगे? इसका कैसे फैक्टर करेंगे आप? यही आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर का अलग करेंगे। देखें इसमें क्या आपको दिखलाई पड़ रहा है? इसमें आपको कांस्टेंट दिखलाई पड़ रहा है और आपको वेरिएबल दिखलाई पड़ रहे हैं। दो बातें हैं, किसी टर्म में दो बातें होती हैं। एक कांस्टेंट होता है, जो नंबर की संख्याएं होती हैं वो कांस्टेंट्स कहलाती हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। तो कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट है 4। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है? x पावर का 3। तो देखें 4 का, अब 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। नंबर का तो आपने बड़े आसानी से कर लिया, ठीक है। जो नंबर थे, नंबर का फैक्टराइजेशन तो आपने बहुत आसानी से कर लिया, बट नंबर के अलावा नहीं स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा होगा। नंबर के अलावा आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट तो 4 थे, हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें आपके वेरिएबल x पावर 3 हैं। अब x पावर 3 का कैसे फैक्टर करेंगे? x पावर 3 मीन्स x कितने टाइम? 3 टाइम, मीन्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। बेसिस कितने हैं? x। बेस कितना है? x। बेस कितना है? x। जब बेस सेम होगा तो पावर को आपस में ऐड कर देंगे, पावर 1 पावर 1 पावर 1, x पावर का 3। सही है, फैक्टराइजेशन आया। अब 4x³ का अगर फैक्टराइजेशन करना होगा, टोटली 4x³ का फैक्टराइजेशन करना होगा आपको, तो 4 का 2 2 जा 4। सही है, 4 का आपने क्या किया? 2 2 जा 4। x पावर 3 का क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 3 टाइम। यह जो वेरिएबल था तो वेरिएबल को आपने यहाँ लिखा, ये जो कांस्टेंट थे तो आपने कांस्टेंट को यहाँ पे लिखा। मीन्स 2 2 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x का क्यूब। सही है। देखें दूसरा कोई डिजिट देख लेते हैं। जैसे सपोज देखें यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया, कोई डिजिट ले लें। जैसे मैंने ले लिया 12 x पावर 3 y पावर 3 z पावर 2। इसका अगर हमको फैक्टराइजेशन करना होगा तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? कोई पूछेगा यहाँ पे वेरिएबल कितना है तो आप कहोगे कि 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल मतलब 3 कहाँ यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है? 3 वेरिएबल का मतलब एक x है, एक y है, एक z है। आप कहेंगे यहाँ पे x पावर 3 है। सही है, x पावर 3 ही है, लेकिन वेरिएबल 3 टर्म है, एक x के टर्म में है, एक y के टर्म में है, एक z के टर्म में है। तो और कांस्टेंट 3 टर्म में कौन कौन है? एक x पावर 3 में है, एक y पावर 3 में है, एक z पावर 3 में है। यही है। और कांस्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो आपके पास कांस्टेंट भी है। ओके, कांस्टेंट मीन्स अचर, कांस्टेंट मीन्स अचर, और वेरिएबल मीन्स चर। कांस्टेंट मीन्स अचर और वेरिएबल मीन्स चर। तो कांस्टेंट कितना है? 12। तो आइए बारी बारी से सबका फैक्टर करें। ये हम फैक्टर करना आपको सिखला रहे हैं, जैसे ही फैक्टर करना सीख जाएंगे डायरेक्टली करेंगे। अगर 12 का फैक्टर किया जाए तो 2 2 जा 4 3 जा 12। सही है,
12 का हो गया, लेकिन x पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स x कितने टाइम, 3 टाइम, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y 3 टाइम, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, z 3 टाइम, सॉरी z 2 टाइम था, z 2 टाइम, z मल्टीप्लाई z। ओके, तो हमारा जो टर्म्स था 12 x पावर 3 y पावर 3 z पावर 2 है ना, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो सबका अलग अलग फैक्टर किए हैं ना, सबका क्या किए हैं, अलग अलग फैक्टर किए हैं। तो देखें, तो 12 का हमने क्या किया, 2 2 जा 4 3 जा 12 x पावर 3 का x मल्टीप्लाई x y पावर 3 का y मल्टीप्लाई y z पावर 2 का z मल्टीप्लाई z ना। तो यह जो बातें थी आपको स्पष्ट कर दी गई हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा किसी अलजेब्रिक टर्म्स का। तो आप क्या देख रहे हैं, किसी भी टर्म्स का जो कांस्टेंट है उसका फैक्टर, जो वेरिएबल है उसका फैक्टर का आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा। आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा। गुणा करने पे जो टर्म्स मिल रहे हैं वह आपके क्या कहला रहे हैं, आपके फैक्टर्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर में ऑल कोफिशिएंट्स, फैक्टर में क्या कहेंगे, ऑल कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल फैक्टराइजेशंस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू द फैक्टर। बात नहीं समझ में आई, कोफिशिएंट का फैक्टर करना, वेरिएबल का फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो आ रहा है। 12 का फैक्टर आपने किया, यह आया। एक्स क्यू का फैक्टर किया, एक्स पावर 3 का 3 टाइम्स, वाई पावर 3 का 3 टाइम, जेड पावर 2 का 2 टाइम। तो सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही तो आ रहा है। सबको अलग अलग करना, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वही आपका फैक्टराइज कहलाएगा, फैक्टराइजेशंस कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। यह आपका क्या है, यह आपका फैक्टर है, ठीक है, यह आपका फैक्टर है, गुणनखंड है, किसका, इन सब डिजिट का, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का। 12 का करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स 3 टाइम, वाई क्यू का करेंगे तो वाई 3 टाइम, जेड 2 टाइम करेंगे तो जेड यहाँ पे 2 टाइम। तो क्या डिफिनीशन हो सकती है फैक्टर की, हमारा एक्चुअल में क्या डिफिनीशन हो सकता है फैक्टर का, हमारी हेडिंग है ना फैक्टर। तो देखें लिखा है द कांस्टेंट्स, क्या लिखा है, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट कितना है, 12, 12 का फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12। द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन है, एक्स क्यू, वाई क्यू, जेड क्यू, 3 टर्म्स हैं वेरिएबल के। पहला वेरिएबल है एक्स के टर्म में, दूसरा वेरिएबल है वाई के टर्म में, तीसरा वेरिएबल है जेड के टर्म में। तो कांस्टेंट कितना 12, वेरिएबल कितना एक्स वाई जेड। तो द कांस्टेंट एंड वेरिएबल हुज प्रोडक्ट जिनका गुणा, जिनका गुणा। तो 12 का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या किए हैं आपने, गुणा ही नहीं तो आपने किया है। तो 2 देखें यहाँ पे लिखा है 2 2 जा 4 3 जा 12, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई x पावर 3, उसके बाद वेरिएबल का भी तो फैक्टर कर रहे हैं, 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 2 टाइम। तो प्रोडक्ट मेक्स अ टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ टर्म्स। तो इतनी बातें स्पष्ट हुई फैक्टर का डिफिनीशन, कि ऐसा कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल का आपस में गुणा कर दें, एक पद का निर्माण कर दें। यह टोटल क्या है, एक टर्म्स है, क्या है, टर्म्स। टर्म्स में मैंने क्या बताया है कि आपका वेरिएबल भी होना चाहिए, आपका कांस्टेंट भी होना चाहिए। कांस्टेंट का वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म्स बनेगा, और टर्म्स का आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर कहलाएगा, और कांस्टेंट का वेरिएबल का अलग अलग जो फैक्टराइजेशन है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टर्म्स। तो फैक्टर्स का डिफिनीशन यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल हुज प्रोडक्ट, जिनका गुणा
मेक्स अ टर्म्स, एक टर्म्स का मेंटेन करता है, एक पद बनाता है बीजगणित अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक में कॉल्ड ऑफ फैक्टर्स, उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं अ कांस्टेंट फैक्टर इज नोन एज द न्यूमेरिकल फैक्टर। मैंने आपको बतला दिया है कि यह जो 12 है, यह जो 12 है कांस्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने आपको बतला दिया है कि जो कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। वह संख्याएं 1 2 3 4, या आप कह सकते हैं कि वह क्या कहलाती है, वह आपकी नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल है, वेरिएबल बचा है, वेरिएबल को आपको क्या कहना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को आप कहेंगे लिटरल वैल्यू। क्या कहेंगे, लिटरल वैल्यू। लिटरल वैल्यू मीन्स चर पद, लिटरल वैल्यू मीन्स चर पद। तो यहाँ से डिफिनीसन, 3 बातों का डिफिनीसन लिखना पड़ेगा आपको। पहली हेडिंग होगी आपकी फैक्टर, तो फैक्टर हमने बतला दिया। दूसरी वैल्यू है न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर का मतलब कि यही जो इसमें नंबर कौन है, इसमें 12 का जब फैक्टर करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। और उसके बाद वेरिएबल या लिटरल, तो इसका फैक्टर जो हमने किया x x x y y y z 2 टाइम, यह क्या कहलाया, यह लिटरल कहलाया। ठीक है, तो इस वे में फैक्टर्स के डिफिनीशंस कंप्लीट हो गए, इसको कर लीजिएगा। एक देखिए, कोई एक बीजगणितीय व्यंजक दिए हैं और इसमें आपको अब टर्म्स, एक्सप्रेशंस, फैक्टर, 3 बातें को निकालना है। तो आइए देखें, एक्सप्रेशंस का क्या करना, फैक्टर्स करके दिखाना। तो देखें यहाँ पे इस वे में देखते हैं, एग्जाम्पल दिए हैं कि x² प्लस का 2xy माइनस का 3y²। कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या कहोगे। हालांकि यहाँ पे इनको ये नहीं देना चाहिए था, पहले हम लोगों को यही पढ़ लेना चाहिए था यह। ठीक है, यहाँ पे यह कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा, एक पदी। ऐसा कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसको क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, द्विपदी। ठीक है, ऐसा कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 टर्म्स हो उसको त्रिपदी या ट्रिनोमियल्स कहेंगे यहाँ पे। और ऐसा कोई बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 या 3 से अधिक टर्म्स हो उसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनोमियल्स या बहुपदी। तो जिसमें एक पद हो मोनोमियल, जिसमें 2 पद हो बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो ट्रिनोमियल, जिसमें 4 टर्म हो कोऑर्डिनोमियल्स। तो 3 टर्म्स आपके x + 2y + का 3z 3 टर्म्स है ना, और यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। तो ये क्या है, ट्रिनोमियल्स है। बातें आ गई है तो बतला दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद सीधे आपको ले चलेंगे वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ फैक्टराइजेशंस देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आपको दिखलाई पड़ रहा है। एक x² है, एक 2xy है, और एक क्या है आपका माइनस का 3y²। तो अगर हम बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x² प्लस का 2xy माइनस का 3y², ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कितने पद हैं टर्म्स में, तो हमारा है x² और 2xy माइनस का 3y²। इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म्स है x², दूसरा टर्म्स है 2xy कामा, तीसरा टर्म्स है 3y²। तो टर्म्स में आपने देखा, टर्म्स में आपने की पहली हेडिंग यही है टर्म्स में। तो टर्म्स में आपने क्या पढ़ा कि कोई ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसको हम प्लस के साथ माइनस के साथ जोड़ सके या घटा सकें। तो आपका कितना टर्म्स है, यह टर्म्स है x² 2xy माइनस का 3y²। तो आपने क्या किया, आपके प्रश्न में जोड़ा ही है ना, एक बार जोड़ा एक बार घटाया है। x² को 2xy के साथ ऐड कर दिया है और 2xy को माइनस 3y² के साथ क्या कर दिया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो माइनस का 3y² x² 2xy माइनस का 3y²। तो टर्म्स ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग्स आपने टर्म्स देख लिए, आपका टर्म्स कितना आ गया, यही टर्म्स है। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2xy माइनस 3y² का अगर आपको टर्म्स लिखना होगा, क्या टर्म्स लिखना होगा, तो टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, टर्म्स में लिखेंगे x² का x² कामा
2xy और माइनस का 3y²। यह टर्म्स हो गया। अब इसका फैक्टर करना होगा। अगर क्या करना होगा, अगर फैक्टर करना होगा तो फैक्टर किसका, x² का फैक्टर क्या हो जाएगा, x² का फैक्टर हो जाएगा x2 टाइम है ना, तो x मल्टीप्लाई x। 2xy का फैक्टर करना होगा तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। माइनस का 3y² का फैक्टर करना होगा तो माइनस का 3, y पावर 2 टाइम है तो y पावर y 2 टाइम है तो y 2 टाइम। तो देखें यही है, आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बातें यहाँ से स्पष्ट हो चुकी हैं। और देखें नेक्स्ट है, पिन पॉइंट में कहा है, पिन पॉइंट में कह दिए हैं इन अ ट्री डायग्राम, एक ट्री मेथड में, पेड़ विधि में कंटिन्यूअस लाइन आर यूज्ड फॉर टर्म्स एंड डॉटेड लाइन आर यूज्ड फॉर फैक्टर्स। कंटिन्यू ट्री मेथड में क्या दिखला रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन होती है वह फैक्टर कहलाती है। तो डॉटेड लाइन क्या है, यह डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मीन्स फैक्टर मीन्स गुणनखंड। मैंने बताया ना कि सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही उन्होंने पीछे कह दिया है कि जो डॉटेड लाइन है वह मल्टीप्लाई कहलाएगी, और जो कॉन्टिन्यूअस है वह ट्री मेथड मीन्स इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, और प्लस माइनस के साथ ऐड कर देंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आपको पता चल गया है कि कोफिशिएंट कितना है। जो नंबर की संख्याएं होती कोफिशिएंट कहलाती हैं। तो 3xy² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कुछ दूसरा पूछा है कि इन 3xy² द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछा है, तो x को छोड़ देंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ देंगे, तो बचा कौन, 3y², तो हो जाएगा 3y², ओके। तो और क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ y² का कोफिशिएंट निकालना होगा, तो y² को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3x, तो 3x। तो देखें कोई ऐसा प्रश्न पूछा है, जितनी बातें हमने पढ़ी हैं कुछ पूछा है हमसे, हाँ पूछा है। देखें हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स और वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे अभी एक टर्म्स है, कांस्टेंट यहाँ देखें, यहाँ पे भी बचा हुआ है, एक कोफिशिएंट यहाँ है। चलिए हेडिंग से चलते हैं, तब एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। आइए कोफिशिएंट को देखें, कोफिशिएंट को देखें। कोफिशिएंट गुणज, ठीक है। कोफिशिएंट मीन्स गुणज। जैसे जनरली अगर हम आपको कह दें कि आपको 4x² दिया है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो कोफिशिएंट का मीन्स जो नंबर की संख्या होगी वही कोफिशिएंट होंगी। x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। अगर मैं कह दूं कि 2xy में xy, अगर xy का कोफिशिएंट अगर मैं पूछ दूं तो आप क्या कहेंगे, 2। अगर मैं कह दूं कि 3xyz, तो xyz में कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे 3। अगर मैं कह दूं माइनस का 2x² में x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे माइनस का 2 ना। आप देख रहे हैं सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कोफिशिएंट बना दे रहे हैं, लेकिन अगर जब मैं कह दूं कि माइनस का xyz में कोफिशिएंट बतलाइए, अब क्या करेंगे, मैं कह दिया कि माइनस xyz में xyz का कोफिशिएंट बतलाइए, तो आप कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं ना, तो माइनस का 1 हम कंसीडर कर लेंगे, माइनस का 1 हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर अब बातें चेंज कर दी जाए, कह दिया जाए माइनस का 3x² y² में y² का कोफिशिएंट बताइए, y² का कोफिशिएंट बताइए, तो y² को आप छोड़ देंगे, क्या बचा, माइनस का 3x², जिसका नाम ले लिया उसको छोड़ देंगे। अगर इसी में कह दिया होता कि माइनस 3x² y² में x² का कोफिशिएंट बताइए, तो माइनस का 3x² को आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, y² ना। अगर मैं कह दूं कि माइनस का 11x² y² z² में z² का कोफिशिएंट बताइए, तो माइनस का 11 और z² को आपको छोड़ना है, z² का कोफिशिएंट चाहिए आपको, तो माइनस का 11 x²
वाई स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको कह दें कि माइनस का 12x वाई स्क्वायर जेड में x का कोफिशिएंट बताइए, x का, तो x को छोड़ देंगे, बचा क्या, माइनस का 12 वाई स्क्वायर जेड। तो हो गया ना, कोफिशिएंट समझ में आया। आइए देखें कोई है ऐसा कोफिशिएंट जिसके बारे में जिक्र किया गया है, कोई ऐसा क्वेश्चंस। मोनोबायो देखिए, ट्रायो पॉली पूछा है, राइट एक्सप्रेशंस टर्म्स गिवेंस रिप्रेजेंट फैक्टर्स कोफिशिएंट। यहाँ देखें, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देन कांस्टेंट एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है। यहाँ से कोफिशिएंट, यहाँ से देखें यहाँ से पा सकते हैं ना, वाई स्क्वायर इन 11 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का निकालना है 11 माइनस का वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ओके, यहाँ x चाहिए, किस में से, माइनस का 2y से। अगर पूरे कंप्लीट को लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y मिलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट पूछे, तो एक्स स्क्वायर का वाई ये निकल गया, एक्स स्क्वायर का वाई निकल गया, क्या बचा, माइनस का 2a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 2a स्क्वायर बचा। और यहाँ पे एक्स जेड चाहिए, तो एक्स यहाँ से हट जाएगा, जेड यहाँ से हट जाएगा, माइनस का 4 क्या बचा, वाई बचा। वाई क्यू चाहिए, वाई क्यू यहाँ पे है, क्या बचा, एक्स जेड प्लस का वाई स्क्वायर। वाई 4 चाहिए, तो वाई 4 यहाँ से हटा, क्या मिला, माइनस का 8 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो कोफिशिएंट हमने बतला दिया, अगर आप चाहें तो कर लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के क्लासेस में कोफिशिएंट तो हो चला है, और एक दिन हमको चलना पड़ेगा हेडिंग को लेकर, कांस्टेंट्स, अचर, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। और यही हमने कहा ना, जिसमें 1 टर्म्स होगा मोनो, जिसमें 2 टर्म्स होगा बायो, जिसमें 3 टर्म होगा ट्रिनोमियल्स, जिसमें 4 टर्म होगा पॉलिनोमियल्स, और यही क्वेश्चंस यहाँ पे होगा, ठीक है। जिसमें एक पद है, एक पद कौन है, यहाँ पे एक पद है, ठीक है, ये मोनो हो गया। इसमें 3 टर्म्स हैं, ट्रिनोमियल्स हो गया। इसमें 2 पद हैं, बायनोमियल्स हो गए। इसमें 3 टर्म्स है, ट्रिनोमियल्स। इसमें 4 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल्स। इसमें 2 टर्म्स है, बायनोमियल्स। इसमें एक पद है, 1 टर्म्स, क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स। इसमें 2 टर्म्स हैं, क्या कहलाएगा, बायोनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म्स हैं, ट्रिनोमियल। 3 पद होंगे तो ट्रिनोमियल, 2 पद होंगे तो बायोनोमियल, 3 टर्म्स होंगे तो ट्रिनोमियल, 1 टर्म्स होगा तो मोनोमियल्स, एक पदी। हिंदी में सुनिएगा, अगर एक पद होगा जिसमें 1 टर्म्स होंगे उसे मोनोमियल्स, एक पदी। जिसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 पदी। जिसमें 3 टर्म्स होंगे, त्रिपदी। जिसमें 3 से अधिक 4 टर्म्स होंगे उसको क्वाड्रिलेटरल, बहुपदी। वैसे जनरली सभी पॉलिनोमियल्स को, एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, सबको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्पष्ट है। कल यह जो है हेडिंग लगभग समाप्त कर दी जाएगी और एक्सरसाइज को कंटेन कर लेंगे। वैसे भी अगर कोई चाहेगा लगाने के लिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ओरली और क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए, अगर कोई चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। अगर नहीं लगा पाएंगे तो जितनी डिफिनीशन बतलाई गई है उसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट को भेजते रहिएगा, हम देख कर इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, आप लोग पढ़िए। और आप लोगों के जो 374 मैसेज आए हैं आपके कन्वर्सेशन देख कर, तो बहुत मतलब हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब थे हमको लेकर, बट हम आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़िए।